उपचुनाव में सिंधिया की एंट्री, बीजेपी की एक और रणनीति, जोबट में बड़े भाई छोटे भाई वर्सेस सिंधिया, ट्रिपल इंजन की सरकार मांगे सिंधिया। रविवार को बीजेपी ने खरगोन के बड़भा में कांग्रेस विधायक सचिन बिरला को शामिल किया, तो सोमवार को जोबट में सिंधिया को प्रचार में उतार दिया। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी की रणनीति आक्रामक होती जा रही है। सिंधिया के आने के बाद तो उपचुनाव में वार पलटवार के अंदाज भी बदलते दिखे। खास बात यह भी कि जोबट में जहां सिंधिया की चुनावी सभा थी, एक मंच पर सीएम शिवराज, बीडी शर्मा और सिंधिया की तिकड़ी थी, तो वहीं जोबट में कमलनाथ की भी सभा हुई। उसकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले सुनिए सिंधिया का चुनावी राह। हमने 15 महीने देखी उस जोड़ी की, बड़े भाई और छोटे भाई। मैंने सुना है दोनों बार बार जोबट आ रहे हैं आजकल, जिन्होंने कभी आदिवासियों का सेवा नहीं किया, जिन्होंने कभी भी आदिवासियों की दुख और सुख में कभी हाथ नहीं बटाया। अब 15 महीने आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देखी, अवधि एक ही है, 15 और 15, लेकिन नतीजे बिल्कुल भिन्न हैं मेरे भाई और बहनों। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, राज्य में शिवराज सिंह जी की सरकार और विधानसभा में आशीर्वाद सुलोचना रावत जी को दो, ताकि ये डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर जोबट में इतिहास रचो। कमलनाथ जी आजकल घूम रहे फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी सरकार चुरा ली। सरकार चुरा ली वो व्यक्ति कह रहा है जो स्वयं मुख्यमंत्री बनकर सरकार ऐसी चल रही थी कि भ्रष्टाचार का आलम और वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर छोड़ दिया था। जोबट में सीएम शिवराज भी कमलनाथ सरकार को घेरते दिखे, तो कमलनाथ भी पीछे नहीं रहे। वो भी अपनी सभा में बीजेपी पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, उधर सिंधिया के बयान पर भी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। मेरी बहन सुलोचना अभी कह रही थी बड़े बड़े काम तो कर दिए, तुम तो छोटे छोटे काम कर देना। अरे बहन सुलोचना, हम कमलनाथ थोड़ी है जो कह दें पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। हम तो छोटे छोटे काम भी करेंगे और अलीराजपुर के लिए, जोबट के लिए बड़े बड़े काम भी करेंगे। ये बिकाऊ राजनीति, ये घोषणाओं की राजनीति, ये कलाकार की राजनीति, आज मध्य प्रदेश के मतदाता इसे अच्छी तरह पहचानते हैं और चुप रहेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का सही फैसला करेंगे। उपचुनाव में 15 महीने की कमलनाथ सरकार बनाम 15 महीने की शिवराज सरकार की जंग दिख जरूर रही है। सिंधिया अपने अंदाज में इसका अंतर बताते दिखे, लेकिन इन सब के साथ साथ बीजेपी का कांग्रेस मुक्त अभियान भी चल रहा है। रविवार की ये तस्वीर तो इसका ताजा उदाहरण है। वैसे तो गुर्जर वोट को रिझाने के लिए कांग्रेस सचिन पायलट का प्रचार कराने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस विधायक सचिन बिरला को बीजेपी अपने पाले में कर चुकी है। ये तो हाल है, और तो और जोबट में बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत भी कांग्रेस से विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में आप खुद ही फैसला कीजिए कि रेस में कौन किसके आगे है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जोबट में जोरदार। तो जोरदार तो है सर, आपने सुना सिंधिया जी का खास अंदाज, बड़े भाई छोटे भाई, और फिर फुसफुसाने का उनका खास अंदाज। निश्चित तौर पर भाषण, वक्तृत्व ये एक आर्ट है, ये एक कला है, और ये भी सही है कि कुछ लोग उसमें काफ़ी सिद्धहस्त होते हैं, माहिर होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, और कुछ उसमें या तो जाना नहीं चाहते हैं या फिर वो मानते हैं कि ये ठीक नहीं है। जैसा कमलनाथ जी ये बात बार बार कहते हैं कि मैं तो भैया जैसा हूँ मैं वैसी बात करता हूँ, और वो आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि वहाँ
कलाकार काफ़ी हैं। ये उनका नज़रिया है सोचने का, लेकिन मंचीय कला में सिद्धहस्त होना ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इससे लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि वो भीड़ जो आपको सुनने के लिए 2 घंटे से 3 घंटे से इंतज़ार कर रही है, वो आपका एक ऐसा भाषण सुनना चाहती है जिससे वो अपनी 2-3 घंटे की जो इंतज़ार की पीड़ा है, मानसून है, गर्मी है, सर्दी है, उसको वो भूल जाए, वो हंसे भी। यानी माफ़ कीजिएगा, मैं हल्का नहीं कर रहा हूँ, राजनेता को कई बार जनता कुमार विश्वास की तरह भी देखना चाहती है कि वो ठाका भी लगवा दे उनसे, उनको उम्मीदों की या स्वप्नीली दुनिया में भी ले जाए, ये भी बता दे कि आपका विधानसभा क्षेत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत विधानसभा क्षेत्र होने जा रहा है। और अगर आप वहाँ आकर सब सच्ची बातें कहने लगेंगे कि भैया कोई वादा नहीं करता, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, मैं तो ये है कि भैया जितना भी हो गया, जितनी कोशिश करूँगा उतना ही करूँगा और उतना ही बोलूँगा, तो यकीन मानिए कि ये जो भीड़ है जो सपने देखने आई है, क्योंकि ये बिल्कुल कई बार ये भीड़ उसी भीड़ की तरह होती है जो सिनेमा देखने आती है। सिनेमा देखने आदमी इसलिए नहीं आता कि वो कोई कलात्मक फिल्म को इस तरह देखे जहां उसी की ज़िंदगी का दर्द उसके सामने रख दिया जाए। हालांकि राजनीति और फिल्म में कोई समानता नहीं है, लेकिन जोबट में जो जोरदार घमासान है वो बहुत साफ है, क्योंकि जोबट एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के लिए इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ वो अपना सूखा तोड़कर ये बताना चाहती है कि ट्राइबल बेल्ट में वो न सिर्फ कांग्रेस की सीट पर सेंध लगा सकती है, बल्कि अब आदिवासियों के बीच में भी उसका जनाधार पहले की तुलना में और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। सिंधिया जी का जोश आपने देखा ही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपना अलग अंदाज है। बुरहानपुर में एक दिन पहले जिस तरह से वो एक श्रमिक श्रेणी के व्यक्ति के यहाँ शेविंग करते हुए रात बिताने के बाद बैठे हुए थे चाय पीते हुए, तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को बहुत खींचती हैं। कांग्रेस में मैंने ये नहीं कहूँगा कि इसमें कांग्रेस में कोई कमी है, लेकिन कांग्रेस के यहाँ ऐसे नेता हैं जो शायद इन चीज़ों पर बहुत अधिक इस मामले में डिपेंड नहीं करते हैं, कि उन्हें लगता है कि ये उनकी राजनीति की शैली से मैच नहीं करता है, इसलिए वो अपने को अलग रखते हैं। लेकिन ये सही है कि राजनीति में कुछ भी वर्जित नहीं है और लोगों को जो पसंद है वही राजनीति में होना भी चाहिए। आज हम बात करेंगे जोबट का मसला एक बार फिर हमारे आपके सामने है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं अजय सिंह यादव जी, युवा नेता कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। नवनीत शुक्ला जी हैं इंदौर से हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। ग्वालियर से हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी हैं, युवा नेता बीजेपी के, और चुनाव में इस बार मैं उनकी सक्रिय भूमिका को भी देख रहा हूँ और देखकर अच्छा भी लग रहा है कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ इस बार बैटल ग्राउंड से भी अपनी योग्यता का परिचय देने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। और मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और इस समय लगातार रण में डटे हुए हैं बंसल न्यूज़ के आईडी के साथ, और फिर मुस्तैद हैं और इस समय जोबट में वो डटे हैं, जोबट के घमासान में। तो शुक्ला जी के पास आऊँ उसके पहले मनोज सैनी जी का एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगा। मनोज, बड़ा ज़बरदस्त भाषण रहा सिंधिया जी का आज, फुल ऑफ बिल्कुल जिसको कहते हैं एनर्जी, फुल ऑफ जो उनका स्टाइल है, किसी रॉक स्टार की तरह माइक्रोफोन यूं कर देना, फिर स्टाइल से यूं देखना, फिर फीडबैक लेना, लाफ्टर लेना लोगों का। जोबट का ये जो जोरदार है ये बिल्कुल अब मुझे लगता है मिडवे से भी आगे निकल गया है, क्योंकि अब मुश्किल से 3 दिन 4 दिन और बचे हैं हमारे पास, 3 ही दिन बचे हैं प्रैक्टिकली। क्या कहेंगे आप जोबट की जो स्थिति है ताज़ा, उस पर एक छोटा, बहुत छोटा कॉमेंट आपका मनोज जी। जी मनोज। देखिए, वास्तव में जोबट जोरदार है और जिस तरह से राजनीतिक हलचलें यहाँ देखी जा रही। आज सिंधिया जब मंच पर थे तो वो वही कह रहे थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो उन्होंने हर तरह की वो बात की जिससे मतदाता या जो वहाँ लोग पहुंचे थे वो सीधे जुड़ जाए, और जोड़ने का भरपूर उन्होंने प्रयास किया, जिसका आपने भी जिक्र किया। लेकिन जहाँ तक जोबट की बात करें तो कमलनाथ भी आज यहाँ पहुंचे थे, और कमलनाथ उस स्थान पर पहुंचे थे जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन वहाँ सेंध लगाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उदयगढ़। तो वहाँ पर उन्होंने सभा ली है। लेकिन बहुत दिलचस्प नज़ारा यहाँ कई तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग ये समझ नहीं पा रहे कि इस चुनाव में होगा क्या। भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री यहाँ दिखाई दे रहे हैं लगातार, ओम प्रकाश सकलेचा, गोविंद सिंह, या फिर हम बात करें
दूसरे सिसोदिया साहब की बात करें या फिर राजवर्धन सिंह की, ये 4 मिनिस्टर तो ऐसे हैं जो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कई विधायक, मंत्री, अन्य संगठन के लोग जुड़े हुए। बीडी शर्मा खुद आज यहाँ रात गुजार रहे हैं, उससे पहले शिवराज सिंह चौहान साहब रात गुजार चुके हैं, तो इसी से समझा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस उसी रणनीति पर चल रही जो कभी भारतीय जनता पार्टी चला करती थी कि बूथ बूथ कैसे कैप्चर किया जाए, हर बूथ तक हमारे लोग 10-10 लोग कैसे जाकर काम करें। तो बड़ी रणनीतिक तौर पर कांग्रेस भी बढ़ रही, और इसीलिए शरद जी ये जो चुनाव है जोबट का जोरदार हमें कहना पड़ रहा है, और वास्तविकता है कि जोरदार ही है चुनाव, क्योंकि हर पल धड़कनें बढ़ रही है। जब राजनेताओं से हम बात कर रहे हैं, आम जनता से बात कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है मंच की जो तस्वीरें हैं वो अलग है और जमीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही वो कुछ अलग है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। नवनीत जी, मुझे ये समझाने की कोशिश करिए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक परसेप्शन, जो अंग्रेजी में कहते हैं, कई बार वो लार्जर देन लाइफ का एक एटीट्यूड लेकर भी सामने आती है। वो कई बार ऐसे मुद्दों की तरफ विपक्ष को भी ले आती है और लोगों को भी ले आती है जो वो खुद सोचती है कि ये सबसे बड़े मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। कांग्रेस एक पारंपरिक सोच के साथ शायद मैदान में उतरती है कि उसकी सरकार गिरा दी गई, जो उसका आरोप है, या वो ये मानती है कि अभी पेट्रोलियम डीजल की कीमतें जिस तरह बढ़ी हैं, महंगाई का मसला है। हम ये नहीं कहते कि ये मसले हैं नहीं लोगों के बीच में, बहुत गहराई से हैं, लेकिन लोग क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं? कांग्रेस का इसको लेकर क्या फीडबैक है, इस पर मैं भी थोड़ा दुविधा में अपने को पाता हूं कि क्या कांग्रेस के पास ये पक्का फीडबैक है कि महंगाई और डीजल की कीमतों में वृद्धि के लिए लोग बीजेपी की केंद्र की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? अगर ऐसा है तो क्या कांग्रेस इसी पर निर्भर करती है और ये कांग्रेस की गलती भी है? आप मेरा सवाल समझ गए होंगे, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा खुद उलझा हुआ हूं। जी शुक्ला जी। जी जी है कि जैसे अभी सिंधिया जी के आज भाषण की अपन शुरुआत करते हैं कि अभी तो भाजपा की राजनीति ऐसी हो गई है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, और तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया है कि भाजपा का जो जमीनी कार्यकर्ता है उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे हैं हम, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस का ये आरोप लगाना कि महंगाई के लिए भाजपा का जो है इसका लाभ मिलेगा, मैं कांग्रेस को कोई पार्टी मानता नहीं। वैसा मैं कांग्रेस को इसलिए नहीं मानता कि भीड़, कांग्रेस एक भीड़ है जिसका कोई चरित्र नहीं है, कभी इधर हो जाएगी कभी उधर हो जाएगी, क्योंकि ना तो संगठन की बात है न इनके पास कोई संगठन की बात करते हैं। अब रहा प्रश्न महंगाई का, तो भाई साहब इंदौर से मध्य प्रदेश से ज़्यादा राजस्थान में 1 रुपये ज़्यादा रेट है डीजल के। तो पहले आप अपनी सरकारों में तो मॉडल पेश करो कि भैया यहाँ हम दूसरी सरकारों, भाजपा की सरकारों से कम रेट पे हम डीजल पेट्रोल देने को तैयार हैं। आप कोई मॉडल पेश करना नहीं चाहते हो, आपकी सरकार गिर गई, आप विधवा प्रलाप करना चाहते हो कि हमारी सरकार गिरा दी, हमारी सरकार गिरा दी। आपके खुद विधायक नहीं संभल रहे हैं। आप बताइए कि आज तीसरा सचिन अपना बिरला चले गए हैं, इसके पहले मानधाता के चले गए, इसके पहले नेपा नगर के चले गए, ये किसके उम्मीदवार थे? ये सब भाजपा को दोष मत दीजिए, कांग्रेस की खुद की रणनीतियां ऐसी हैं कि वो कमरों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। कांग्रेस तो केवल भाग्य के भरोसे, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पूरी तरह से भाग्य के भरोसे, महंगाई के भरोसे, बेरोजगारी के भरोसे चुनाव लड़ रही है कि लोग अगर भाजपा से नाराज होंगे तो हमको वोट देंगे। बिल्कुल ठीक है आपने। कांग्रेस के कौन से कामों को आप गिना सकते हो? 15 महीने में कर्ज माफी का बात करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। आपने एक बड़ी मर्म की बात कही है। एक बार बीजेपी के एक नेताजी से हमारी बातचीत हो रही थी, जिनका अच्छा खासा मकाम है। तो हमारी जब उनसे बात हो रही थी तो हमने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता नाराज़ हैं, तो उन्होंने, मित्रता है तो बहुत ऑफ द रिकॉर्ड मैं ये बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत हंसकर कहा कि बोले शरद जी हमारे यहाँ नाराज़ का सेगमेंट नहीं होता, आप विक्षुब्ध कह सकते हैं। नाराज़ होना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना हमारे ये डीएनए में है और ना हमारी पार्टी में ये चलन है कि हमें आप कहिए कांग्रेस की तरह कि नाराज़ नेता हैं। हम क्षुब्ध नेता हो सकते हैं, परटर्ब्ड हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ एक और परंपरा है कि जितने क्षुब्ध नेता हैं उन पे और जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि आप इनको भी मना लेना, उनको भी मना लेना। और उसके साथ ही हमें ये भी मैसेज रहता है कि आपका रिपोर्ट कार्ड ऐसे ही देखेंगे, भैया अगले चुनाव फिर उतरना है आपको, तो आप सबको मना के ले आइए और जिता लीजिए और नंबर बढ़ा लीजिए। अजय जी, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन इसी का नाम जीवन है। और कांग्रेस के सामने 135 साल, ये बात हम कई बार कहते हैं कि ये कोई पहला दौर मुश्किल नहीं है, इसके पहले भी पार्टी गुजरी है और कठिन चुनौतियों से। लेकिन अभी
एक चीज जो आपके सामने चुनौती बन रही है वो ये है कि आपके अपने ही जो है वो आपका साथ धीरे धीरे करके छोड़ते चले जा रहे हैं और संगठन की जो शक्ति है, कार्यकर्ता का जो भरोसा है वो निरंतर कमजोर हो रहा है। देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं या नेताओं के छोड़ने का सवाल नहीं है। सवाल तो उनका है जो कहते हैं हमारे पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं और उम्मीदवारों के लिए दूसरे दलों में खरीद फरोख्त या जो भी आप समझें जिस भी तरह से लिए जाते हों, तो ये दिवालियापन उनका दिखाता है। आज मुख्यमंत्री जी, सिंधिया जी जनता के सामने जाते हैं, लेकिन ये वो नेता हैं जो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कोट करता हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी जब सिंगरौली जाते हैं सिंगापुर बना देंगे, मैयर जाते हैं स्मार्ट सिटी बना देंगे, 28 विधानसभा क्षेत्रों को जाने क्या क्या नहीं देंगे, दमोह में मेडिकल कॉलेज बना देंगे, एक भी ईंट नहीं लगाई। और आज जोबट में कह रहे हैं बताइए कुछ क्या, बहुत कुछ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। तो क्या जनता को ये सब दिखाई नहीं देता है कि ये केवल झूठ प्रपंच की राजनीति है? क्योंकि चुनाव सामने है इसलिए कुछ भी बोल दो, जो मन में है हम सब बोल देंगे। और दूसरी तरफ सिंधिया जी एक ऐसे नेता जो कांग्रेस से गए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यूज एंड थ्रो की सरकार के लिए उपयोगी थे, 28 चुनावों में सबसे आगे कर दिया, स्टार प्रचारकों की सूची में चौथे नंबर पे रखा, दमोह में आखिरी के 3 दिन निकाला। अब जब 4 उपचुनाव आ गए स्टार प्रचारक में 10वें नंबर पहुंच गए। और 2 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश के प्रचार में दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी अब एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं और अन्य 2 क्षेत्रों में तो उनके कोई दौरे कार्यक्रम ही नहीं है। मतलब भाजपा भी समझ गई है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सभी क्षेत्रों में शिवराज सिंह चौहान जी, BD शर्मा जी 5 से 10 कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन सिंधिया जी की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी विश्वसनीयता का नाम, जिनके 15 महीने का कार्यकाल जनता के सामने, जनता विश्वास करती है कि इनके साथ धोखा हुआ और इन्हें नेतृत्व मिलेगा तभी प्रदेश का भला होगा। आशीष जी सुनिए, आपने बात अब तक सभी मेहमानों की, आपके साथी यादव साहब की भी, अजय सिंह जी की भी, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है बीजेपी की तरफ से आपका? जी आशीष जी। सर आशीष जी। जी देखिए, भाषण कला निश्चित ही एक हथियार है, परंतु मुझे लगता है कि सिर्फ भाषण कला से ही अगर किसी राजनीतिक दल का भला होता तो सारे के सारे विधायक और सांसद कॉमेडियन होते या फिर ऐसे होते जो डिबेटर्स रहे हैं। तो भाषण कला के साथ साथ प्रासंगिकता होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मेरे मित्र अजय यादव जी अभी अच्छी बातें कर रहे थे, रोचकता लाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वे जानते हैं कि सिंधिया जी का कद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बढ़ा है, वे कुछ भी कह लें जनता स्वीकार ही नहीं करेगी, जो आपके दर्शक अभी सुन रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि जब 15 महीने की हमारी जो सरकार चली है और 15 महीने की सरकार जो कमलनाथ की चली थी, जहां पे वादा खिलाफी था, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था, जब आप इन दोनों विषयों को रेखांकित करते हैं और जनता उसको रिलेट कर पाती है कि हाँ पहले सही में कमलनाथ जी कभी निकलते थे और पैसे की कमी होने की बात करते थे, और अब शिवराज जी आते हैं सिर्फ पैसे देने की बात करते हैं, तालियां तब पिटती हैं। और मतदाता की बुद्धिमत्ता पे मुझे लगता है कि हमें प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। तो 28 उपचुनावों में भी मध्य प्रदेश के मतदाता ने यह तय कर दिया था कि 15 माह चली कमलनाथ की सरकार काली थी, और अब आने वाले 4 उपचुनावों में भी मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तब तो कांग्रेसियों को मानना चाहिए कि हाँ जनता सिर्फ विकासवाद को वोट करती है। जहां तक बात आती है कि खरीद फरोख्त की, तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र की जनता का ये अपमान है, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का अपमान है, क्योंकि बिना किसी प्रमाण के कांग्रेसी ये आरोप लगाते हैं और जनता के बीच मुंह की खाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता ये क्या है। बाद बाकी कांग्रेसियों को भी आकलन करना चाहिए, जब दूसरे दल से कन्हैया कुमार छोड़कर आते हैं, सिद्धू छोड़कर आते हैं, या मेवाड़ी छोड़ के आते हैं, जिग्नेश पटेल छोड़ के आते हैं, तब तो ये उनको दोनों बाहों से फैला के स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिकता को ध्यान में रखते हुए अगर कोई जनप्रतिनिधि आता है हमारी कार्य नीति से, हमारे रीति नीति से प्रभावित होके, तो उस पर ये खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं। तो इस तरीके से ना तो आप लोकतंत्र को नीचा दिखाने का प्रयास करें, अपनी गलतियों को देखें। क्यों 3 साल से आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए? क्यों युवा पीढ़ी को आप मध्य प्रदेश में आगे नहीं बढ़ा पा रहे? क्यों कमलनाथ जी को सिर्फ नकुलनाथ की चिंता है और दिग्विजय सिंह जी को सिर्फ जयवर्धन की चिंता है? जब तक आप इन मूल विषयों पे बात नहीं करेंगे
और जनता में जो प्रासंगिक विषय हैं उन पे बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है आप कितने भी प्रयास कर लें अजय सिंह जी, आप सदैव अप्रासंगिक होंगे। अपने आप का आप आत्मावलोकन करें और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साहस वाले विषय हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, अगर उनसे सीखेंगे तो निश्चित ही आप एक बेहतर विपक्ष के रूप में मध्य प्रदेश में साबित हो पाएंगे। अजय जी, मैं लौटूंगा आपकी तरफ। मैं एक छोटा कमेंट, दोनों हमारे जो मेहमान हैं, पहले मनोज की तरफ चलूंगा। मनोज, मुझे ये बताइए, आप पहले भी कहते रहे अपनी रिपोर्ट्स में कि लोग खामोश हैं। लोगों की ये खामोशी डिकोड अब मतदान जिस दिन होता है उसी दिन होती है, मतलब उस दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद होती है, 2 नवंबर को ये खुलेगी। ये लोगों की चुप्पी ये तो बताती है हमें भी समझ आता है कि चुनाव को लेकर उनमें उत्साह नहीं है, और वो राजनीतिक व्यवस्था को लेकर ये मान बैठे हैं कि ये उपचुनाव, खासतौर से मैं बात करूंगा कि कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, दल बदल भी है इसका कारण, कई बार कोई दुर्घटना भी है, कोविड की वजह से भी। इस बार तो 3 सीटें जो हैं कोविड के कारण रिक्त हुई, असामयिक निधन हुए जनप्रतिनिधियों के। लेकिन लोगों की चुप्पी को आपने किस तरह महसूस किया है? क्या आप मानते हैं कि ये जोबट की मैं बात करूं, इसके पहले आप खंडवा में थे, पृथ्वीपुर, और वहां से भी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, आप किस तरह देखते हैं या लोगों की इस खामोशी को कैसे डिकोड करते हैं? जी देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं महंगाई जैसे मुद्दे हैं और हमें लग रहा है कि उसकी खामोशी नजर आ रही है, क्योंकि जब लोगों से कैमरे से अलग हटकर बात करते हैं तो वो मानते हैं इस बात को, लेकिन कैमरे के सामने कोई कुछ कहता नहीं है तो वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन एक बड़ी बात शरद जी ये है कि यदि ये सब मुद्दे हैं तो कांग्रेस क्या वो मुद्दों तक समझाने की कोशिश कर रही है? यहां कमी देखी जा रही कांग्रेस के भीतर, और भारतीय जनता पार्टी वही है कि यदि ये मुद्दे हैं तो इन मुद्दे का तोड़ क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास, और इसीलिए इन सीटों को चुन रहे हैं। आप देखिएगा कि बड़ी दिलचस्प आपको बात बताता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया उन सीटों पर पहुंचे जहां से लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जैसे कि हमने नेपानगर सीट को देख लीजिए, या फिर हम मानदाता से देखते हैं कि वहां से नारायण गुर्जर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो ये वो क्षेत्र थे जहां से मंच से ये दिखाना था कि जो लोग हमारे पास आए हैं वो हमारे साथ कैसा काम कर रहे हैं। इसी तरह सुलोचना रावत यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है तो आज तीसरा मंच उनका जो सजा था वो जोबट में सजा था। तो भारतीय जनता पार्टी अलग रणनीतिक के तौर पर काम कर रही है, और वो समझ रही है कि ये मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि जनता खामोश से कुछ बोल नहीं रही है, और यही खामोशी बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है। नवनीत जी, मैंने पहले भी कहने की कोशिश की कि बीजेपी अपने चुने हुए मुद्दों पर चुनाव को ले आती है, जनता को भी ले आती है, अपोजिशन को भी ले आती है, और उन मुद्दों में बीजेपी का जो हैंड है वो बड़ा मजबूत होता है, बीजेपी का जो स्टैक है, दावा है, वो बड़ा मजबूत होता है। कांग्रेस शायद अभी भी पारंपरिक सोच में ये मानती है कि तथाकथित अन्याय, महंगाई, उसका जो उसके भीतर की जो तथाकथित सच्चाई है, इसको जनता समझ रही है और उसके आधार पर वोट देगी। क्या ये परसेप्शन का ये सिरा आपको जचता है, आपको ठीक लगता है? जी शुक्ला जी। जी जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भाजपा की जो चुनावी रणनीति है, मैं उसका कायल भी हूँ कि वो इस प्रकार से बनाते हैं कि आपको कहाँ ले जाना है, कांग्रेस की राजनीति को कहाँ पहुँचाना है, और वो बेसिक भटकाव जो मूल मुद्दे हैं उससे कहाँ भटका के ले जाना है। और कांग्रेस के बहुत सारे नेता वो मूल मुद्दों को छोड़ के भटक जाते हैं, और उसका लाभ भाजपा को मिलता है। पर हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि दमोह के चुनाव में आज़ादी के बाद से लेके इतनी करारी हार, 19-20 हज़ार वोट से हारना, सामान्य स्थिति में कोई ऐसा बात नहीं है। वहाँ पे भी मतदाता मौन हो चुके थे। क्या हम ये माने कि लोग इस प्रकार की कूदाकादी करने वाले लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं, या इस प्रकार के लोगों को नकार रहे हैं? ये चुनाव कई मुद्दों पर आगे का भविष्य मध्य प्रदेश का तय करेगा। बिल्कुल। यदि अगर ये चुनाव मैं दावा कर सकता हूं कि इस चुनाव में मोदी जी के चेहरे का प्रभाव नहीं है जितना शिवराज जी के चेहरे का है, क्योंकि केंद्र की कई योजनाओं का लाभ भले ही ना मिला हो, पर शिवराज जी की योजना का लाभ हर चौथे घर को मिला है, और वो उनकी जो सहजता है, जो विनम्रता है, वही सबके सामने है। तो लोगों को लगता है कि वो जो भी होगा वो शिवराज जी के चेहरे को लेके होगा। अब कांग्रेस के पास में जमीनी आधार पे कोई नेता ऐसा नहीं है जो जमीन की राजनीति करे। कमलनाथ जी जो राजनीति करते हैं वो मंचों की हो सकती है, सड़क की राजनीति वो नहीं कर सकते अब, और उसी का नुकसान कांग्रेस को सबसे ज्यादा हो रहा है। अजय जी,
देखिए शरद जी, जिस तरह से आशीष जी ने कहा कि सिंधिया जी का प्रभाव बढ़ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आया चौथे से 10वें नंबर जाने से प्रभाव बढ़ता है तो अगली बार सूची से बाहर हो जाएंगे तो और ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा, या फिर 2 दिन पहले प्रचार में बुलाया जाता है तो आगामी समय में प्रचार में भी नहीं बुलाया जाएगा, तब क्या सबसे बड़ा नेता बन जाएंगे। भाजपा की पुरानी रीति नीति है। मैं उदाहरण से समझाता हूँ। हरियाणा में एक बड़े नेता थे चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, भाजपा का आधार नहीं था, केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया, आज कहीं अता पता नहीं है। अब सिंधिया जी भी उसी रास्ते पे चले गए हैं, उनका उपयोग पूरा हो गया है। और रही बात मध्य प्रदेश की जनता की, देखिए जनता सब समझती है। आप कहते हैं विधायक चला गया, निष्ठा से सरकार आपकी थी, विधायक को बिना बीजेपी में लाए भी काम हो सकते थे। जनता सब समझती है। आपके पास 30 सेकंड है। आशीष जी आशीष जी देखिए मेरे मित्र अजय सिंह जी की गलती नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार उनकी पार्टी के ऐसे नहीं रहे हैं कि उन्हें संगठनात्मक व्यवस्थाएं नहीं देखी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में नंबर का कोई लेना देना नहीं होता। बाद बाकी किस कार्यकर्ता को कब क्या दल बदल की भी परंपरा नहीं रही हमारे यहाँ तो ऐसी। तो सिंधिया जी को जब आमंत्रित किया गया, जब सुनिए ना मेरी बात, बीच में मत रोकिए। अब देखिए बहुत अच्छी बात नवनीत शुक्ला जी ने की थी कि आपको रोल मॉडल पेश करना होता है। तो जब जब कांग्रेस कोई भी बात करती है, जैसे कर्ज माफी की अगर कांग्रेस बात करती है, अगर उत्तर प्रदेश में जाके, तो मध्य प्रदेश और पंजाब में वो फेल नजर आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी बात करती है महिलाओं को आरक्षण की, तो लोग पूछते हैं कि आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान में क्यों नहीं दिया। इस तरीके से आप अगर कोरोना के मैनेजमेंट की बात करते हैं, लोग पूछते हैं कि महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में क्यों मिसमैनेजमेंट था। तो कुल मिला के कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल होने के बावजूद उपलब्धियों में उनकी झोली क्यों खाली है। और अब ये झूठ की राजनीति अब कांग्रेस की इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर विकल्प दिया है। और जब अपने कार्यों का लेखा जोखा लेकर वो जनता के बीच जाती है तो जनता उसको रिलेट करती है। जनता समझती है कि हाँ, इस देश के 70 साल में शौचालय नहीं बने, हमारे घर चूल्हा नहीं आया था, परंतु अब आया। और काट की हांडी से ज्यादा कुछ नहीं है आशीष जी, 2 तारीख को दिख जाएगा। बात यह है कि कांग्रेस की रणनीति में एक चीज हम ये नहीं कह सकते, ना हमें कहने का अधिकार है और न ये हमारा विषय है कि रणनीति किसकी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि सब माहिर लोग हैं, एक्सपोनेंट लोग हैं, चुनाव 40-40, 50-50 साल से देख रहे हैं, ऐसे अनुभवी योद्धा भी दोनों पार्टियों में हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि नेताओं पर उलझने के बजाय अगर आप अपने संगठन की तरफ लौटेंगे, अपने कार्यकर्ताओं में ये भरोसा पैदा करेंगे कि हमारे यहाँ सब अच्छा है और हम अच्छे रास्ते पर हैं, और आप तय मानिए इन चीज़ों से विचलित मत होइए। आप 2018 के नतीजे देखिए, अभी भी विधानसभा में हमारी संख्या देखिए, आप परेशान मत होइए। लेकिन बीजेपी की जो बात हम कहते हैं कि बीजेपी अपने इश्यूज पर कांग्रेस को ले आती है। एक विधायक पार्टी बदलता है, अचानक शोर मचने लगता है चारों तरफ कि कांग्रेस में दरारें ही दरारें हैं, कांग्रेस बिखरने की दहलीज पर पहुंच चुकी है, कांग्रेस चटक रही है, कांग्रेस बिखर रही है। और खुद एक अनफॉर्चुनेट तथ्य ये है कि कांग्रेस भी शायद ऐसा मानने लगती है कि उसके यहाँ परेशानियां वाकई बढ़ रही है। ये बीजेपी की एक बड़ी मजबूत स्ट्रैटेजी है जिसका सामना करने के लिए आपको अपने प्रतिद्वंदी को बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा और आत्मविश्वास के साथ भिड़ना होगा। ये बात तो बेशक कही जा सकती है। तो जोबट जोरदार है, जोरदार पूरा ये उपचुनाव है और इस उपचुनाव के सारे महारथी भी बहुत जोरदार हैं। तो बने रहिए, लगातार देखते रहिए इस चुनाव को। बहुत शुक्रिया मनोज जी, शुक्रिया आशीष जी, शुक्रिया अजय जी और शुक्रिया नवनीत जी। नमस्कार।